एपिसोड 16। आवाज लुबाबा हैदर, पेशकश मीरे कारवां। डॉक्टर राधा का दोस्त ठाकुर भानोद सिंह 10 बजे के करीब वहां पहुंचा था। वो एक खूबरू और भरपूर जवान आदमी था, पुरवकार शख्सियत का मालिक। तुम्हारे बारे में मेरे ख्यालात कुछ और थे। तारुफ के बाद वो बोला, मैं यही समझता था कि तुम भी ऐसे ही लोगों में से हो जो बहती गंगा में से हाथ धोने का फन जानते हैं, लेकिन एक रात पता चला कि तुमने रूपमती को शराब नोशी पर सरजनिश की थी और उसे घसीटते हुए होटल से ले आए थे। ऐसी हरकत तो कोई ऐसा ही शख्स कर सकता है जिसे वाकई उससे हमदर्दी हो। उस वाकये के बाद मुझे तुम्हारे बारे में अपने ख्यालात बदलने पड़े थे। अब सबसे अहम मसला यह है कि रूपमती को कैसे तलाश किया जाए। वक्त गुजरने के साथ साथ उसके लिए खतरा भी बढ़ता जा रहा है। आज रात ही पता चला लिया जाएगा। ठाकुर ने कहा, वो गंदी नाली के कीड़े अगर अपने आप को हमारे बराबर समझने लगे हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी भूल है। नाजायज तरीके पर दौलत जमा कर लेने का मतलब ये नहीं होता कि इंसान की जात और फितरत भी बदल गई। गलती इसमें रूपमती की है। उसने अपने आप को इतना गिरा लिया कि थर्ड रेट गुंडे भी उम्मीदें लगाए बैठे थे। बहरहाल मैं आज ही उनका सुराग लगा लूंगा। वो इस शहर में हो या कहीं और, बचकर नहीं जा सकेंगे। हम लोग बातें करते ऊपर आ गए। कमरे के बिखरे हुए सामान का जायजा लेते हुए मेरी नजरें कालीन पर एक तरफ पड़े हुए चांदी के एक तावीज पर पड़ गई। मैंने झुककर वो तावीज उठा लिया। उसमें स्याह रंग की डोरी थी जो टूट जाने से तेज सिंह या धर्मेश के गले से वो तावीज गिर गया था। मैंने उन दोनों को ऐसे ही तावीज पहने देखा था। तकरीबन 1 घंटे बाद ठाकुर भानोद सिंह चला गया। उसने वादा किया कि वो फौरन ही अपने आदमियों को इनकी तलाश पर लगा देगा। राधा भी चली गई। हम सब मिलकर कमरे की हालत दुरुस्त करने लगे। हम पर हमला होने से पहले नीचे वाले कमरे की खिड़की का शीशा टूटने और गालिबन तेज सिंह की आवाज सुनकर ही रूपमती ने अपना पिस्तौल तलाश करना शुरू किया था। लेकिन वो इस कदर बदहवास हो रही थी कि उसने ड्रेसिंग टेबल और अलमारी का सारा सामान निकालकर फेंक दिया था। उसे याद नहीं आ रहा था कि पिस्तौल उसने कहाँ रखा था। लेकिन बहरहाल आखिरी लम्हात में पिस्तौल उसके हाथ में आ गया था और उसने धर्मेश को गोली मार दी थी। अगर ये पिस्तौल पहले उसके हाथ में आ चुका होता तो शायद सूरत हाल मुख्तलिफ होती। अब ये बात तयशुदा थी कि तेज सिंह ने पुलिस को उस वाक़े की तरह नहीं दी थी। वो सूरत हाल की नज़ाकत और संगीनी से वाकिफ था। उस शाम मैं और जानकी उस मंदिर का जायजा लेने के लिए रवाना हो गए। दीवान सिंह कार चला रहा था। मैं और जानकी पिछली सीट पर बैठे थे। आज दोपहर के बाद तारा सिंह भी वापस आ गया था। सूरत हाल जानकर वो भी परेशान हो गया था। उसे हवेली में मुंदरी के पास छोड़ दिया गया था। कार एक चौराहे पर दाएं तरफ मुड़ गई थी। अगले चौराहे पर सिंगानीर गेट और सामने शहर का मशहूर तरीन जोहरी बाजार था। मगर कार उस तरफ मुड़ने के बजाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की इमारत के सामने से होती हुई बंद गेट वाले चौराहे पर चौड़े रास्ते की तरफ मुड़ गई। जानकी अब तक दीवान सिंह को रास्ता बताती जा रही थी। उसके कहने पर दीवान सिंह ने कार एक जगह रोक दी। हमें वापसी में शायद थोड़ी देर हो जाए, तुम यहीं रुककर हमारा इंतजार करना, जानकी ने उससे कहा और अपनी तरफ का दरवाजा खोलकर नीचे उतर गई। मैं भी उतर आया। शाम का वक्त था। चंद गज आगे जाने के बाद जानकी बाएं तरफ एक कुशादा गली में मुड़ गई। यही गली आगे जाकर किशनपुर बाजार से मिल जाती थी, लेकिन हमें उस गली में ज्यादा देर नहीं चलना पड़ा। दाएं तरफ एक बहुत बड़ा गणेश मंदिर था। सीढ़ियां चढ़ने के बाद इमारत का वसी और बरामदा था। लातादाद सुतून थे जिन्होंने बरामदे की छत को सहारा दे रखा था। स्याह मार्बल के फर्श वाले बरामदे में बहुत से लोग बैठे थे। मंदिर का असल हॉल सामने ही था, जहां गणेश देवता की बहुत बड़ी मूर्ति रखी हुई थी। मंदिर में आने वाले लोग छत पर लगी हुई घंटियां बजाते, मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर प्रार्थना करते, कोई चीज भेंट चढ़ाते और एक तरफ हट जाते। पंडित मुरलीधर को मैंने सुबह उस राहदारी में जाते देखा था। कई पुजारी यहाँ घूम रहे हैं। मेरा ख्याल है हमें किसी से उस बारे में पूछ लेना चाहिए। ठीक कहती हो। अगर हम इसी तरह सारा दिन यहाँ खड़े रहे तो शायद वो हमारी नजरों में ना सके। चलो उस पंडित से पूछते हैं, वो इसी तरफ आ रहा है। मैंने एक पंडित की तरफ इशारा किया। उसने पीले रंग की एक चादर साड़ी की तरफ में जिस्म पर लपेट रखी थी। मैं उस पुजारी की तरफ बढ़ना ही चाहता था कि दाएं तरफ से आने वाले एक आदमी को देखकर ठिठक गया। दूसरे ही लम्हे मैंने जानकी का हाथ पकड़ा और उसे खींचता हुआ एक सुतून के पीछे ले गया। क्या हुआ? वो उस आदमी को देख रही हो? वो सफेद धोती कुर्ते वाला जो मूर्ति की तरफ जा रहा है, ये तेज सिंह का साथी है। कल रात रूपमती के कमरे में दाखिल होते ही उसने खंजर से मुझ पर हमला किया था। ओह, तुम्हें कोई गलतफहमी तो नहीं हो रही? मेरी नजरें धोखा नहीं खा सकती। कल रात ये लोग शायद मुझे मुर्दा समझकर छोड़ गए थे।
انہیں توقع بھی نہیں ہوگی کہ میں اس طرح گھوم پھر رہا ہوں. تم ایسا کرو, ٹہلتی ہوئی اس کے قریب چلی جاؤ. اسے جال میں پھنسانا تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا. تم اسے لے کر اس دروازے سے باہر نکل جاؤ, آگے میں سنبھال لوں گا. جانکی میرا مطلب سمجھ گئی اور آگے بڑھ گئی. میں نے ستون کی آڑ سے جھانک کر دیکھا. وہ شخص خاصا قداور اور جسیم تھا. مجھے لگا جیسے اس کا تعلق بھی پہلوانوں کے کسی خاندان سے تھا. وہ بہت بھلا مانس اور شریف آدمی لگ رہا تھا. اس کے ایک ہاتھ میں پیپر پلیٹ تھی جس میں ناریل, پھول, مٹھائی اور ایسی ہی چیزیں رکھی تھیں. اس قسم کی تیار تھالیاں باہر دکانوں پر ملتی تھیں. اس نے تھالی گنیش دیوتا کے چردوں پر رکھی اور کرتے کے نیچے ہاتھ ڈال کر چند نوٹ نکالے. چند قدم دور کھڑا ہوا ایک پجاری فوراً قریب آ گیا اور اس کے ہاتھ سے نوٹ لے کر اپنی چادر کے اندر کسی جیب میں ڈالے اور مورتی کے سامنے رکھی ہوئی اس کی تھالی میں سے مٹھائی کا ایک ٹکڑا اٹھا کر اس کی ہتھیلی پر رکھ دیا. یہ پرساد تھا. ٹھیک اسی وقت جانکی بھی وہاں پہنچ گئی. پنڈت نے اسے بھی پرساد دیا. جانکی نے مٹھائی کا ٹکڑا منہ میں رکھا اور فوراً اس شخص کی طرف متوجہ ہو گئی. میں ستون کی آڑ سے نکل کر دائیں طرف اس دروازے کی طرف بڑھ گیا جس کے بارے میں جانکی کو ہدایت کی تھی. میں اس دروازے سے نکل کر سائیڈ اسٹریٹ میں آ گیا. یہ گلی زیادہ کشادہ نہیں تھی. مندر کے دروازے پر ایک بلب جل رہا تھا. اس گلی میں رہائشی مکان تھے. مکانوں کے سامنے مدھم روشنی والے بلب جل رہے تھے. دائیں طرف یہ گلی دور تک چلی گئی تھی جبکہ بائیں طرف تقریباً 20 گز آگے جا کر اس کشادہ گلی سے مل جاتی تھی جس طرف مندر کا مرکزی دروازہ اور برآمدہ تھا. میں دروازے سے ذرا ہٹ کر ایسی جگہ کھڑا ہو گیا جہاں روشنی زیادہ نہیں تھی. مجھے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا. 5 منٹ بعد جانکی اس آدمی کے ساتھ مندر کے دروازے سے باہر نکلی. صرف 1 منٹ بعد وہ دونوں میرے قریب سے گزرے. اس شخص نے ایک ہاتھ جانکی کی کمر میں ڈال رکھا تھا. کشادہ گلی والے موڑ پر آ کر وہ دونوں رک گئے. اس طرف. ادھر میری کار کھڑی ہے. نہیں مسٹر, اس طرف. ہماری کار ادھر کھڑی ہے. میں نے اس کے سر پر پہنچ کر کہا. وہ شخص میری اس مداخلت پر اچھل پڑا. اس نے گردن گھما کر میری طرف دیکھا تو اس کا چہرہ یکدم دھواں ہو گیا. اس نے جانکی کی کمر پر سے ہاتھ ہٹا لیا. نہیں, تم کوئی حرکت نہیں کرو گے. اگر تم نے منہ سے آواز بھی نکالی نا تو اس پستول کی ساری گولیاں تمہارے جسم میں اتار دوں گا. خاموشی سے چلتے رہو, بالکل اسی طرح جیسے پہلے چل رہے تھے. اپنا ہاتھ اس کی کمر پر لپیٹ دو. شاباش. میں نے پستول کی نال اس کے پہلو سے لگا کر کہا. اس نے میرے حکم کی تعمیل میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی. وہ ہمارے درمیان چلتا رہا. پہلے وہ جانکی کو نہ جانے کیا کیا سبز پاک دکھاتا رہا تھا لیکن اب اس کی زبان جیسے گنگ ہو گئی تھی. دوسری کشادہ گلی میں نکل کر میں نے ادھر ادھر دیکھا. ہماری شیراٹ بائیں طرف تقریباً 10 گز کے فاصلے پر کھڑی تھی. دیوان سنگھ ایک بند دکان کے تھڑے پر ایک اور آدمی کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا. ہمیں دیکھتے ہوئے اپنی جگہ سے اٹھ گیا. میں اس آدمی سے بالکل جڑ کر چل رہا تھا تاکہ کوئی راہگیر میرے ہاتھ میں پستول نہ دیکھ لے. گاڑی کے قریب پہنچ کر جانکی تیزی سے گھوم کر دوسری طرف چلی گئی. کار کے دروازے لاک نہیں تھے. ہم اندر بیٹھ گئے. جانکی نے عقل مندی کی. اس نے بیٹھتے اس شخص کی تلاشی بھی لے ڈالی اور اس کی دھوتی کے بند کے بل میں چھپا ہوا پستول نکال لیا. دیوان سنگھ, راستہ مختصر اور رفتار تیز, پر احتیاط سے, حادثہ نہیں ہونا چاہیے. دیوان سنگھ نے سر ہلا دیا. کار واپسی کا راستہ اختیار کرنے کے بجائے تپولیا بازار کی طرف نکل گئی. سورج پول گیٹ سے چاند پول بازار تک یہ سیدھی سڑک بہت کشادہ تھی. کار سورج پول گیٹ سے کافی آگے نکل کر دائیں طرف مڑ گئی اور تقریباً 2 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے آگرہ مارگ سے ہوتی ہوئی گووند مارگ کی طرف نکل آئی اور پھر آدرش نگر میں حویلی تک پہنچنے میں زیادہ دیر نہیں لگی. پورش میں کار رکتے ہی اس شخص کی ٹانگیں ہولے ہولے کانپنے لگی. وہ گاڑی سے اتر آیا. وہ سورج بھان سنگھ تھا. تیج سنگھ کا دوست بھی تھا اور اس کا شاگرد بھی. چند سال پہلے وہ تیج سنگھ سے پہلوانی کے داؤ پیچ سیکھتا رہا تھا لیکن روپمتی کی نوکری کے بعد ان دونوں بھائیوں نے اکھاڑا بند کر دیا تو سورج بھان سنگھ نے شہر کے ایک پسماندہ علاقے میں اپنا اکھاڑا کھول لیا تھا. کوشش کے باوجود اس کے شاگردوں کی تعداد 4 سے اوپر نہیں جا سکی. اس علاقے میں وہ پہلوان کے بجائے دادا کے نام سے مشہور ہو گیا. ڈیل ڈول کی وجہ سے اس علاقے کے 3rd ریٹ گنڈے, بدماش, جیب تراش اور اٹھائی گیرے اسے دادا مان کر اس کے اکھاڑے میں جمع ہونے لگے. اس طرح سورج بھان سنگھ کا اکھاڑا بدماشی کا اڈا بن گیا. سورج بھان سنگھ کے کہنے کے مطابق 1 ہفتہ پہلے تیج سنگھ نے اسے بلا کر روپمتی کے اغوا کا پروگرام بنایا تھا. وہ اس سے اپنی توہین کا بدلہ لینا چاہتا تھا. مجھے تیج سنگھ نے 50,000 کی پیشکش کی تھی. پتلی دروازے کے دادا لالا رنجیت کو بھی اس نے اپنے ساتھ ملا لیا تھا. کل رات ہمارے ساتھ وہی تھا. میرا ایک آدمی 1 ہفتے سے حویلی کی نگرانی کر رہا تھا اور کل رات اس نے اطلاع دی کہ میدان صاف ہے تو ہم نے ہلہ بول دیا. مجھے وہاں زیادہ مقابلے کی توقع نہیں تھی. تیج سنگھ نے تمہارے بارے میں بتلایا تھا.
2-4 हाथ से ज्यादा की मार तुम बर्दाश्त नहीं कर सकोगे। पर वहां सूरत हाल मुख्तलिफ निकली। रूपमती ने धर्मेश को गोली मारी तो तेज सिंह ने उसकी कनपट्टी पर एक हाथ मारकर उसे बेहोश कर दिया और हम तीनों तुम पर पिल पड़े। फिर तुम्हें मुर्दा समझकर छोड़ गए। बाद में तेज सिंह ने भी यही कहा कि अगर तुम जिंदा बच भी गए तो वहां रुकने या पुलिस के पास जाने के बजाय भागने की कोशिश करोगे। तुमसे उसकी ज्यादा दुश्मनी भी नहीं थी। वो तो रूपमती से बदला लेना चाहता था, जिसकी वजह से उसे इस कदर जिल्लत उठानी पड़ी। धर्मेश जिंदा है या? सुबह तक तो जिंदा था। डॉक्टर ने उसके सीने के जख्म से गोली निकाल दी थी, पर मेरा विचार है कि उसके बचने का ज्यादा इम्कान नहीं है। खून बहुत बह चुका था। बहरहाल मैं तेज सिंह से अपनी रकम लेकर सुबह 10 बजे के करीब वहां से आ गया था। उसके बाद का मुझे पता नहीं, लेकिन तुम तो मेरे ख्याल में अगर जिंदा बच भी गए तो कई हफ्ते तक अस्पताल के बिस्तर से नहीं उठ सकोगे। लेकिन तुम्हें तेज सिंह ने यह नहीं बताया था कि वो दोनों भाई 2 मरतबा गधों की तरह मुझसे पिट चुके हैं। बहरहाल इस वक्त वो लोग कहाँ हैं और रूपमती के साथ उन्होंने क्या सलूक किया है? रूपमती को बांधकर एक कमरे में डाल दिया गया था। धर्मेश की तरफ से मुतमईन होने के बाद ही तेज सिंह उसके बारे में कोई फैसला करेगा। पर अगर धर्मेश मर गया तो तेज सिंह रूपमती को भी अजियतें देकर हलाक कर देगा। ऐसा वक्त आने से पहले मैं उसको हलाक कर दूंगा। वो लोग हैं कहाँ ये मैं नहीं बताऊंगा। तेज सिंह को पता चल जाएगा कि तुम मुझे अगवा करके लाए हो। वो इस हवेली की ईंट से ईंट बजा देगा। उसे ऐसा मौका नहीं मिलेगा। तुम उसका ठिकाना बताओ। तुम मेरी बोटियां भी नोच दोगे तब भी मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। नहीं, मैं तो तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा, लेकिन मेरे पास ऐसे तरीके भी हैं कि तुम खुद ही जुबान खोल दोगे, मैंने कहा और इधर उधर देखने लगा। फिर 15-20 मिनट के अंदर अंदर मैंने वो इंतजाम कर लिया जिसकी मुझे जरूरत थी। सूरजभान सिंह को एक चारपाई पर लिटाकर बांध दिया गया। उसका कुर्ता मैंने उतरवा लिया था। चारपाई से 5-6 फुट ऊपर एक डब्बा बांधकर उसमें फ्रिज का ठंडा पानी और बर्फ डाल दी गई। डब्बे के पेंदे में एक सुराख कर दिया गया ताकि कतरा कतरा पानी टपकता रहे। सूरजभान सिंह वहशतज़दा नजरों से बारी बारी हम तीनों की तरफ देख रहा था। कभी वो ऊपर लटके डब्बे को देखने लगता। उसके हाथ पैर इस तरह बंधे थे कि अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। मैंने दीवान सिंह को इशारा किया। उसने डब्बे के पेंदे के सुराख में फंसी हुई कपड़े की चिंदियां निकाल ली। ठंडे पानी के कतरे सूरजभान सिंह के सीने पर टपकने लगे। मैंने दीवान की मदद से चारपाई को उसकी जगह से हिलाकर इस तरह सेट किया कि पानी के कतरे अब सूरजभान सिंह के एन सीने पर दिल के मकाम पर टपक रहे थे। मैंने वादा किया था कि तुम्हें हाथ नहीं लगाऊंगा, लेकिन पानी के ये कतरे तुम्हें चंद ही मिनट में चीखने पर मजबूर कर देंगे। उसकी आंखों में वहशत सी भर गई। मैंने मंदरी को इशारा किया और हम हॉल में आ गए। जानकी हमसे पहले ही किचन में जा चुकी थी। एक बात कहूं हुकुम, बुरा तो नहीं मानोगे? हाँ दीवान, बोलो। सूरजभान को मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। पानी के कतरे भला उसके क्या बिगाड़ लेंगे? उसे तो मेरे और तारा सिंह के हवाले कर दो। हम गैराज में ले जाकर उससे सब कुछ उगलवा लेंगे। सिर्फ आधा घंटा। अगर मेरी ये तरकीब नाकाम हो गई तो फिर मैं उसे तुम्हारे हवाले कर दूंगा। और फिर आधा घंटा पूरा होने से पहले ही सूरजभान सिंह की चीखों की आवाज सुनाई देने लगी। मैंने मुस्कुराकर दीवान सिंह की तरफ देखा और फिर हम सब उठकर हॉल से उस कमरे में आ गए। चारपाई पर बंधा हुआ सूरजभान सिंह कसमसा रहा था। खौफ से उसका चेहरा पीला पड़ रहा था और वो रह रहकर चीख रहा था। पता बताओ उनका। नहीं, मैं कुछ नहीं बताऊंगा। तेज सिंह मुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। ठीक है, फिर लेटे रहो आराम से। मैं कुर्सी पर बैठ गया। मुंदरी और दीवान भी एक तरफ खड़े हैरत से सूरजभान सिंह की तरफ देख रहे थे। सूरज ने सख्ती से दांत भींच रखे थे। शायद वो हमारे सामने अपने आप को बुज़दिल जाहिर नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी ये कैफियत चंद मिनट से ज्यादा बरकरार नहीं रह सकी और वो एक बार फिर चीखने लगा। पानी दुनिया की नरम तरीन शय है, लेकिन ये संगलाख चट्टानों में भी सुराख कर देने की ताकत रखता है। इंसान तो फिर गोश्त पोस्त का बना होता है। मुझे खोल दो, बताता हूं मैं। गुड। मैंने उठकर चारपाई से के ऊपर से रस्सियों की मदद से बंधा हुआ डब्बा हटा दिया। अब शुरू हो जाओ, हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। वो गणेशगढ़ में है। रूपमती भी वहीं है। गणेशगढ़? वहां पे किस जगह? मैंने सवाल किया और दीवान सिंह को करीब बुला लिया ताकि वो उसका बताया हुआ पता समझ ले। सूरजभान सिंह चंद लम्हे खामोश रहा और फिर मकान का पता बताने लगा। ठीक है, तारा सिंह को अंदर बुला लो और इसके हाथ पैर बांधकर किसी गैराज या सर्वेंट क्वार्टर में डाल दो। और फिर चंद मिनट बाद ही सूरजभान सिंह को हाथ पैर बांधकर एक सर्वेंट क्वार्टर में डाल दिया गया।
وہ کمرہ بالکل خالی تھا اور اس بات کا خیال رکھا گیا تھا کہ وہ اپنی بندشیں نہ کھول سکے۔ ہال میں آنے کے تھوڑی ہی دیر بعد فون کی گھنٹی بجی۔ مندری نے ریسیور اٹھا لیا اور پھر میری طرف بڑھایا۔ وہ ٹھاکر بھانوت سنگھ تھا۔ ہیلو ہمت سنگھ۔ اسے میرا نام ہمت سنگھ ہی بتایا گیا تھا۔ میں نے تیج سنگھ کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا ہے۔ گنیش گڑھ میں نا؟ ارے تو تم بھی؟ ہاں، میں بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھا تھا۔ بہتر ہوگا کہ تم بھی یہیں آ جاؤ تاکہ ہم جلد از جلد کوئی قدم اٹھا سکیں۔ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ رہا ہوں۔ میں نے جانکی کی طرف دیکھا۔ ٹھاکر نے بھی تیج سنگھ کے ٹھکانے کا پتہ لگا لیا ہے۔ وہ آدھے گھنٹے میں یہاں پہنچ رہا ہے۔ پھر ہم گنیش گڑھ کی طرف روانہ ہو جائیں گے۔ گنیش گڑھ میں کوئی باقاعدہ آبادی نہیں تھی۔ پہاڑیوں پر ادھر ادھر قدیم عمارتیں بکھری ہوئی تھیں۔ بہت سی عمارتیں کھنڈر بن چکی تھیں، البتہ کہیں کہیں بعض ایسی عمارتیں تھیں جہاں اب بھی دولت مندوں کی رہائش گاہیں تھیں، اور تیج سنگھ ایسی ہی کسی عمارت میں چھپا بیٹھا تھا۔ ٹھاکر تقریباً 40 منٹ بعد وہاں پہنچا۔ ہم تقریباً آدھا گھنٹہ پروگرام بناتے رہے اور پھر روانگی کے لیے تیار ہو گئے۔ میں نے صرف دیوان سنگھ کو ساتھ لیا۔ جانکی بھی ہمارے ساتھ ہو لی۔ ٹھاکر جیپ پر آیا تھا۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا۔ ہم لوگ بھی جیپ میں بیٹھ گئے۔ روپمتی والا پستول میرے پاس تھا۔ ریوالور جو تیج سنگھ کے گھر سے اٹھا کر لایا تھا وہ میں نے جانکی کو دے دیا۔ جانکی بھی اس وقت جینز اور ٹی شرٹ پہنے تھی اور ریوالور اس نے پیچھے کمر پر جینز کی بیلٹ میں ڈس رکھا تھا۔ شہر سے روانہ ہوتے ہی ویرانہ شروع ہو گیا۔ سڑک کے دونوں طرف چھوٹے چھوٹے پہاڑی ٹیلے تھے جو آگے جا کر بتدریج بلند ہو گئے تھے۔ ان پہاڑیوں میں کہیں کہیں دائیں بائیں تنگ سے راستے نکلتے تھے۔ کئی کلومیٹر کا فاصلہ طے کرنے کے بعد ٹھاکر نے ایک جگہ جیپ روکی اور تاریکی میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ مہاراجوں کا قبرستان بہت پیچھے رہ گیا تھا اور اب پہاڑوں میں یہ تنگ سی سڑک نہار گڑھ سنگھ قلعہ تک چلی گئی تھی جو یہاں سے مزید کئی کلومیٹر آگے تھا۔ میرے آدمی نے بتایا تھا کہ اس راستے کے موڑ پر واقع چٹان پر گنیش کی ادھوری مورتی کھدی ہے، لیکن ابھی تک ایسی کوئی چٹان نظر نہیں آئی۔ ہم کسی غلط راستے پر تو نہیں نکل آئے؟ وہ چٹان آگے ہے حکم۔ سورج بھان سنگھ نے بھی یہی نشانی بتائی تھی۔ پچھلی سیٹ سے دیوان سنگھ نے آگے جھک کر کہا۔ جیپ ایک بار پھر حرکت میں آ گئی۔ جیپ کو ادھر روک لو حکم۔ سورج بھان سنگھ نے جو نشانیاں بتائی تھی ان کے مطابق اب وہ عمارت زیادہ دور نہیں ہے اور جیپ کو آگے لے جانا خطرناک ہوگا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی یا انجن کی آواز سے وہ لوگ ہوشیار ہو جائیں گے۔ دیوان نے عقل مندی کی بات کی تھی۔ ٹھاکر نے جیپ کی رفتار مزید کم کر دی اور متجسس نظروں سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ پھر اس نے دائیں جانب جیپ ایک اور تنگ راستے پر موڑ دی جو قداور جھاڑیوں سے اٹا پڑا تھا۔ چند گز آگے لے جا کر اس نے جیپ روکی اور انجن بند کر کے ہیڈ لائٹس بجھا دی۔ ہم جیپ سے اتر کر اس راستے پر آ گئے اور چند گز کا فاصلہ طے کر کے ایک پہاڑی چڑھنے لگے۔ آگے چٹان ایک مستحصہ میدان کی طرح دور تک پھیلی ہوئی تھی اور تقریباً 200 گز آگے ایک عمارت کا ہیبلا دکھائی دے رہا تھا۔ کچھ دیر تک اس عمارت کا ہم جائزہ لیتے رہے اور پھر 3 حصوں میں بٹ گئے۔ دیوان سنگھ کو وہیں روک دیا گیا۔ ٹھاکر بھانوت سنگھ دائیں طرف اور میں اور جانکی بائیں طرف سے عمارت کی طرف بڑھنے لگے۔ میں جانکی کے ساتھ سنبھل کر چلتا ہوا کافی آگے نکل گیا اور ٹوٹی ہوئی دیوار کی آڑ میں بیٹھ کر عمارت کی طرف دیکھنے لگا۔ سامنے کے رخ سے یہ عمارت حویلی کی طرح لگتی تھی اور اس کے کئی حصے شکستہ تھے۔ اس طرف بھی ایک کمرے کی کھڑکی سے زرد اور مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی اور پھر میں نے ایک آدمی کو اس کمرے میں سے ایک طرف سے دوسری طرف جاتے دیکھا۔ وہ تیج سنگھ نہیں تھا۔ میں ذرا سا اوپر اچک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ حویلی کے مرکزی دروازے کے سامنے کسی زمانے میں پورچ بھی رہا ہوگا، لیکن اب وہ غائب ہو چکا تھا۔ البتہ تھوڑے تھوڑے فاصلے پر 2 ستون نظر آ رہے تھے۔ سامنے کافی وسیع میدان تھا۔ جانکی، تم یہیں رکو، میں اندر جا رہا ہوں۔ میں نے سرگوشی کی اور دیوار کی آڑ سے نکل کر جھکتا ہوا آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگا۔ حویلی کے قریب پہنچ کر میں دیوار کے ساتھ چپک گیا اور مرکزی دروازے کی طرف سرکتا رہا۔ روشن کھڑکی کے سامنے سے گزرتے ہوئے میں نے اندر جھانکا۔ کمرہ خالی تھا۔ فرش پر ایک پیٹرومیکس رکھا تھا جس کی روشنی کمرے میں پھیلی ہوئی تھی۔ میں کھڑکی سے آگے بڑھ گیا۔ حویلی کے محرابی دروازے میں داخل ہو کر میں نے دائیں طرف کا رستہ لیا۔ یہ محرابی دروازہ بہت اونچا تھا مگر اس میں چوکھٹ اور پٹ نہیں تھے۔ ابھی میں چند ہی قدم آگے بڑھا تھا کہ ایک آہٹ سن کر میں تیزی سے بائیں طرف ایک اور دروازے میں گھس گیا اور دبے قدموں آگے بڑھتا رہا۔ اس کمرے میں گہری تاریکی تھی۔ میں دیواروں کا سہارا لے کر آگے بڑھتا رہا۔ میں مختلف کمروں سے گزرتا ہوا ایک ایسے کمرے میں پہنچا جہاں سامنے والی دیوار میں ایک چھوٹی سی کھڑکی میں روشنی نظر آ رہی تھی۔ میں دبے قدموں چلتا کھڑکی کے قریب پہنچا اور جھانک کر دوسری طرف دیکھنے لگا۔ دوسرا کمرہ بہت وسیع و عریض تھا۔ اس کمرے میں بھی کہیں پیٹرومیکس جل رہا تھا جس کی روشنی کمرے میں بھری ہوئی تھی۔
सामने वाली दीवार के साथ फर्श पर बिछे हुए बिस्तर थे। एक तरफ पानी का मटका रखा था। एक बिस्तर पर धर्मेश पड़ा था। उसके बरहना सीने पर पट्टियां बंधी थी जो खून से तर हो रही थी। धर्मेश एड़ियां रगड़ रहा था। उसके चेहरे पर बेपनाह कर्ब और अजियत के तासुरात थे। तेज सिंह उसके करीब बैठा था। दूसरी तरफ पैंट शर्ट वाला एक आदमी बैठा था। उसके हाथ में स्टेथोस्कोप था। वो बार बार धर्मेश के दिल की धड़कनें चेक कर रहा था। एक हट्टा कट्टा आदमी दरवाजे के करीब खड़ा था। वो लाला रंजीत था। इसे बचा लो डॉक्टर, मेरे मुन्ना को बचा लो। अगर ये मर गया तो मैं तुझे भी जिंदा नहीं छोड़ूंगा, तेज सिंह ने डॉक्टर से कहा। डॉक्टर का चेहरा धुआं हो गया। उसने करीब पड़े बैग में से सिरंज निकाली और इंजेक्शन तैयार करने लगा। इस दौरान में धर्मेश बुरी तरह तड़पने लगा। तेज सिंह उसे काबू में करने की कोशिश कर रहा था मगर वो किसी के काबू में नहीं आ रहा था। फिर धर्मेश का जिस्म तख्ते की तरह अकड़ गया। उसने 2-3 झटके लिए और फिर उसका जिस्म एकदम ढीला पड़ गया। मुन्ना, होश में आ मुन्ना। डॉक्टर ने सिरंज एक तरफ रख दी और स्टेथोस्कोप से उसके दिल की धड़कनें चेक करने लगा। उसकी नब्ज चेक की और फिर मायूसी से सर हिलाता हुआ उठ खड़ा हुआ। अब हम इसकी कोई मदद नहीं कर सकते, ये हमसे बहुत दूर जा चुका है। नहीं, मेरा मुन्ना नहीं मर सकता। होश में आ मुन्ना, आंखें खोल। तू बोलता क्यों नहीं है? मरने वाले बोला नहीं करते तेज सिंह। तेज सिंह एकदम सीधा हो गया। उसने बड़ी फुर्ती से खड़े होकर अपनी जेब की तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी गुर्राहट सुनकर उसका हाथ वहीं रुक गया। नहीं, तुम कोई हरकत नहीं करोगे। इस हवेली को चारों तरफ से घेरा जा चुका है। बेहतर है कि अपने आप को हमारे हवाले कर दो। तुझे तेरी मौत यहाँ खींच कर लाई है कुत्ते। मेरा मुन्ना मर गया तो तू भी नहीं बच सकेगा। मैं कोई जवाब देना चाहता था लेकिन अपने अकब में हल्की सी हार्ट सुनकर चौंक गया। मैं तेजी से पीछे मुड़ा लेकिन मुझे देर हो गई थी। मेरे दाएं कंधे पर लगने वाली जरब बड़ी जोरदार थी। मैं बेख्तियार करहा उठा। पिस्तौल भी मेरे हाथ से निकलकर खिड़की की दूसरी तरफ गिर गया। मैं तेजी से मुड़ा। एक और जरब मेरे उसी कंधे पर सामने की तरफ से लगी। मुझे यूं लगा जैसे हड्डी क्रैक हो गई हो। जरब बहुत शदीद थी। उस कमरे में तारीकी की वजह से मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। दूसरी जरब लगने के बाद मैंने अपने आप को संभाल लिया। खिड़की से आने वाली मध्यम से रोशनी में मुझे वो इंसानी हेवला दिखाई दिया जो एक बार फिर मुझ पर हमला करने के लिए पर तोल रहा था। उसके हाथ में तकरीबन 2 फुट लंबा सरिया था और उस सरिये से उसने मेरे कंधे पर जरबे लगाई थी और अब तीसरी बार हमला करने के लिए उसने हाथ ऊपर उठाया था। मैंने उसका ये वार हाथ पर रोका और सरिये पर गिरफ्त जमाकर इस तरह जोरदार झटका दिया कि वो शख्स लड़खड़ाकर आगे आ गया। उसका सर दीवार से टकराया। वो करहा उठा लेकिन फौरन ही संभल कर सीधा हो गया। सरिये पर उसकी गिरफ्त अब भी कायम थी। मैंने उसे एक बार फिर झटका दिया लेकिन उसकी गिरफ्त अपनी जगह पर कायम ही रही। उसका कद 6 फुट से निकलता हुआ था और जिस्म भी कदरे भारी था। एक लम्हे को उसका चेहरा रोशनी में नजर आया। पहले मैं यही समझता रहा कि वो लाला रंजीत था जो दूसरे कमरे से निकलकर खामोशी से उस तरफ आ गया था, पर वो कोई और था। मैंने एक बार फिर झटका देकर उसे उसकी जगह से हिलाने की कोशिश की मगर कामयाब ना हो सका। मैंने खड़े खड़े उछलकर उसके पहलू पर राइट किक लगाई लेकिन लगता था कि उस पर कोई असर नहीं हुआ था। मेरी दूसरी किक कारामद साबित हुई। वो अपनी जगह से हिला और उसके साथ ही उसके मुंह से करहा सी खारिज हुई। लोहे का सरिया अब भी हम दोनों के बीच 2-2.5 फुट के फासले का बायस बना हुआ था। सरिये पर हम दोनों की गिरफ्त थी। मैंने आगे की तरफ जोरदार झटका देकर सरिये पर से गिरफ्त हटा ली। वो अपनी झोंक में आगे झुक गया। इस मर्तबा मैंने पहले से ज्यादा फुर्ती का मुजाहरा करते हुए एक जोरदार किक लगा दी। वो लड़खड़ाकर पहलू के बल गिरा लेकिन उसने उठते ही सरिये को दोनों हाथों में पकड़कर हमला किया। मैंने एक तरफ झुककर अपने आप को बचाया। उसने दूसरा हमला किया। मैं इस मर्तबा भी अपने आप को बचा गया था लेकिन तीसरी मर्तबा कामयाब ना हो सका। सरिये का वार मेरे कूल्हे पर लगा जिसे मैं बर्दाश्त कर गया। अगर ये वार किसी और जगह पर लगता तो हड्डी टूट चुकी होती। मैं लड़खड़ाकर सामने वाली दीवार से टकराया और उसके साथ ही लाशऊरी तौर पर मैंने एक और हरबा इस्तेमाल करने का फैसला किया। मैंने दोनों हाथ दीवार पर टिकाकर अपने आप को पीछे धकेला और उसके साथ ही हवा में उछलकर फ्लाइंग किक लगाई। किक उसके थोबड़े पर लगी। वो चीखता हुआ लड़खड़ाकर पीछे हटा। सरिया तो उसके हाथ से छूटकर गिर गया था लेकिन वो खुद नहीं गिरा। मैंने एक बार फिर उसके सीने पर किक लगाई। इस मर्तबा वो चीखता हुआ ढेर हो गया। मैंने एक लम्हा भी जाया किए बगैर उस पर छलांग लगा दी और उसे फर्श पर अगेतने लगा। अचानक दूसरे कमरे से तेज सिंह के चीखने की आवाज सुनाई दी। मार दो इस हरामी साले को, इसकी वजह से मेरा मुन्ना मारा गया, टुकड़े कर दो इसके। मुझे गर्दन घुमाकर देखने का मौका मिला। वो खिड़की में खड़ा था। खिड़की के रास्ते कमरे में आने वाली रोशनी से कमरे में अब मध्यम सा उजाला हो रहा था।
पिछले दरवाजे से आहट पाकर मैंने पीछे मुड़कर देखा और उसके साथ ही मेरा दिल उछलकर हलक में आ गया। वो रंजीत सिंह था जो खंजर ताने हमला करने के लिए मेरी तरफ लपक रहा था। मैं उस वक्त अपने हरीफ के सीने पर सवार था। रंजीत ने जैसे ही हमला किया, मैं बड़ी फुर्ती से बाएं तरफ लौट गया और अगले ही लम्हे कमरा एक भयानक चीख से गूंज उठा। लाला रंजीत का खंजर दूसरे शख्स के सीने में बेबस हो गया था। रंजीत का चेहरा धुआं हो गया। उसने बड़ी तेजी से खंजर उस शख्स के सीने से खींचा और दूसरा हाथ सर से बुलंद करके मुझ पर हमला कर दिया, लेकिन मैंने बड़ी फुर्ती से उसके सीने पर एक ठोकर रसीद की। रंजीत पीछे उलट गया। मार दे इस हरामी को रंजीत, टुकड़े कर दे इसके। तेज सिंह की आवाज आई। मैंने अपनी जगह से उठना चाहा, मगर मेरा हाथ एक छोटे से पत्थर पर पड़ने से फिसल गया और मैं अपनी कोशिश में कामयाब न हो सका। इसी दौरान में लाला रंजीत संभल कर मेरी तरफ लपका। इस मर्तबा मुझे मौत अपनी आंखों के सामने नजर आने लगी। रंजीत का खंजर वाला हाथ सर से बुलंद था। सिर्फ एक झटके की जरूरत थी और खंजर मेरे सीने में बेवस्त हो जाता। अचानक फायर की आवाज से कमरा गूंज उठा। दरवाजे की तरफ से चलाई जाने वाली गोली रंजीत के खंजर वाले बाजू की कोहनी पर लगी। खंजर उसके हाथ से छूटकर मेरे करीब गिरा और वो चीखता हुआ पीछे हट गया। मैंने दरवाजे की तरफ देखा। वहां ठाकुर भानोद सिंह खड़ा था और उसी लम्हे खिड़की में से खड़े हुए तेज सिंह ने भी फायर कर दिया। ठाकुर नीचे गिरा और उसके साथ ही उसने खिड़की की तरफ फायर किया। मैंने गर्दन घुमाकर खिड़की की तरफ देखा। तेज सिंह गायब हो चुका था और हवेली में किसी तरफ दौड़ते कदमों की आवाजें आ रही थी। मैं जल्दी से उठ खड़ा हुआ। लाला रंजीत अपने जख्मी बाजू को दूसरे हाथ से पकड़े दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। मैंने लपक कर उसे पकड़ा और लातों और घूंसों से उसकी तवाज़ो करने लगा। उसी वक्त हवेली के बाहर किसी जगह फायरिंग शुरू हो गई। ठाकुर, तुम इसे संभालो, मैं बाहर देखता हूँ। मैंने रंजीत को एक जोरदार ठोकर लगाई और बाहर की तरफ दौड़ा। फायरिंग की आवाज हवेली के सामने की तरफ से आ रही थी और फिर किसी गाड़ी का इंजन स्टार्ट होने की आवाज आई। उसके फौरन बाद एक जोरदार धमाका हुआ। गालिबन गाड़ी का टायर फटा था। मैं हवेली के खंडरनुमा दरवाजे से बाहर निकला तो एक जीप बड़ी तेजी से मुखालिफ सिमत में दौड़ती नजर आई और एक हेवला दूसरी कार के करीब से झाड़ियों की तरफ दौड़ता नजर आया। मैं उस तरफ दौड़ता गया। उस तरफ कद्दे आदम झाड़ियां थीं और ऐसी आवाजें सुनाई दे रही थी जैसे दो आदमी उन झाड़ियों में एक दूसरे से गत्ता हो रहे हों। मैं दौड़ता हुआ झाड़ियों में घुस गया। वो जानकी थी जो किसी आदमी से लड़ रही थी। मैंने उस शख्स की खोपड़ी पर जोरदार ठोकर रसीद की और फिर जल्दी मैंने उस पर काबू पा लिया। वो डॉक्टर था जिसे मैंने पहले कमरे में देखा था। मैंने डॉक्टर को बालों से पकड़ा और उसे खींचता हुआ हवेली की तरफ ले आया। जानकी भी साथ साथ चल रही थी। हम हवेली के दरवाजे से अभी दूर ही थे कि नशेब में किसी जगह गोलियां चलने की आवाज सुनाई दी और फिर खामोशी छा गई। मैं डॉक्टर को लेकर अंदर दाखिल हुआ। ठाकुर लाला रंजीत को उसी कमरे में ले आया था जहां फर्श पर बिछे हुए बिस्तर पर धर्मेश की लाश पड़ी थी। दूसरे बिस्तर की चादर फाड़कर रंजीत और डॉक्टर को बांधकर एक तरफ डाल दिया गया। चंद मिनट बाद दीवान सिंह भी दौड़ता हुआ पहुंच गया। वो भाग क्या हुक्म? दीवान की बातों से पता चला कि फायरिंग की आवाज सुनकर वो दौड़ता हुआ हवेली के दूसरी तरफ आ गया था। उस वक्त उसने जीप को जाते देखा था। वो जीप को रोकने के लिए शॉर्टकट करता हुआ नशेब में दौड़ता गया। उसने फायरिंग करके जीप को रोकने की कोशिश की, लेकिन जीप चट्टानों में बल खाते रास्ते पर गायब हो गई। ठीक है, तुम यहीं रुको, हम रूपमती को तलाश करते हैं। वो इसी हवेली के किसी कमरे में है और हाँ, एक लाश उस कमरे में भी है, ठाकुर ने कहा। दीवान खिड़की के करीब खड़ा था। उसने झांक कर देखा। यहाँ तो कोई लाश नहीं है हुक्म। क्या? और फिर हम दोनों बैक वक्त ही खिड़की के करीब पहुंचे। लाश वाकई कमरे में नहीं थी। मुझे अंदाजा लगाने में दुश्वारी पेश नहीं आई कि लाला रंजीत के खंजर के वार से वो शख्स मरा नहीं था और मौका पाकर वहां से भाग गया था। जानकी को कमरे में छोड़ दिया गया और हम तीनों उस शख्स को तलाश करने लगे। मेरा ख्याल था कि वो जख्मी होने की वजह से ज्यादा दूर नहीं गया होगा, लेकिन आधे घंटे की तलाश के बाद हमें मायूसी का सामना करना पड़ा। वो शायद चट्टानों में गायब हो गया था। हम वापस आए। जानकी, डॉक्टर और रंजीत पर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी। रंजीत के चेहरे पर बेपनाह कर्ब के तासुरात थे। गोली लगने से उसकी कोहनी की हड्डी टूट गई थी और ज्यादा खून बह जाने की वजह से उसका चेहरा बिल्कुल सफेद हो रहा था। दीवान को वहां छोड़कर हम रूपमती को तलाश करने लगे। बहुत बड़ी हवेली थी, लेकिन अब तो वो आधे से ज्यादा खंडर बन चुकी थी। हमें हवेली में ज्यादा भागदौड़ नहीं करनी पड़ी। उन्हीं कमरों के पिछली तरफ राहदारी के एक कमरे में दाखिल होते ही मैं ठटक गया। ठाकुर मुझसे पहले अंदर दाखिल हुआ था। उसने हाथ में पकड़े हुए पेट्रोमैक्स को जरा आगे किया तो उसकी रोशनी में मुझे कमरे के कोने में गठरी सी नजर आई और मैं दौड़कर उसके करीब पहुंचा। वो रूपमती थी। उसका लिबास तार तार हो चुका था, जिसका मतलब था कि हवेली में या यहाँ आकर उसने काफी मज़ाहमत की होगी।
وہ گٹھری کی طرح مڑی توڑی سی پڑی تھی. اس کے ہاتھ پیر پشت پر بندھے تھے اور منہ پر بھی کپڑا ٹھوس کر پٹی باندھ دی گئی تھی. وہ ہوش میں تھی. ہمیں کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کر اس کی آنکھیں کسی انجانے خوف سے پھیل گئیں. لیکن جب ہم 2 قدم آگے بڑھے اور میں دوڑ کر اس کے قریب پہنچا تو ہمارے چہرے پہچان کر اس کے چہرے پر تناؤ اور خوف کے تاثرات بتدریج کم ہوتے چلے گئے. میں گھٹنوں کے بل اس کے قریب بیٹھا. سب سے پہلے میں نے اس کے منہ پر بندھی پٹی کھولی اور منہ میں ٹھسا ہوا کپڑا نکال دیا. وہ گہرے گہرے سانس لینے لگی. میں اس کی پشت پر بندھے ہاتھ کھولنے لگا. یہاں پر ایپیسوڈ 16 کا اختتام ہوتا ہے. آگے کہانی سننے کے لیے ایپیسوڈ 17 سماعت فرمائیں.